हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11 का जो रसायन विज्ञान का पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 ये यूपी बोर्ड का पेपर है। तो आइए इस पेपर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार का पेपर है और इसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, पूरा अच्छे से समझते हैं। देखिए 70 अंक का पेपर है केमिस्ट्री कक्षा 11 का और प्रारंभ के 15 मिनट ये पढ़ना है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का अवेलेबल है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, ये एमसीक्यूज बेस्ड है और ये खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है 20 क्वेश्चन, जिसको OMR सीट पे आपको भरने हैं। बाकी शेष डिस्क्रिप्टिव टाइप का है जो कॉपी में आपको लिखना है। सभी के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो खंड अ यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, ये आपके पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम पर लीटर है तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले मोलरता का जो फार्मूला होता है N/V होता है। मोलरता बराबर N/V, यानी कि मोलों की संख्या बटे आयतन। तो मोलों की संख्या N से व्यक्त करते हैं हम लोग। N बराबर क्या होता है W/M। तो इसमें जो 0.9 ग्राम पर लीटर दिया है तो भार तो इसका दिया है W का मान 0.9 और आयतन भी दिया है 1 लीटर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इस सिंपल से जो फार्मूला है मोलरता N बराबर N/V, मोलों की संख्या बटे आयतन। अब N बराबर W/M होता है। अब W इसका भार होता है और M क्या है, मोलर मास होता है, मोलर अणुभार होता है। तो ये जो ग्लूकोज है इसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं, टोटल 180 आएगा। अब इस फार्मूले में N बराबर W/M होता है, W/M और ये आयतन नीचे ही हो जाएगा। अब इसमें हम सिंपली मान रख दे रहे हैं। देखिए मान रख करके इसको काटा जा रहा है तो इसका आंसर आ रहा है 0.005 मोलर, अर्थात इसमें जो विकल्प है ये सी वाला आपका विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा देखिए। दूसरा ये पूछा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर 1 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो कॉपर 29 होता है। अब 29 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर देख रहे लास्ट में 4s1 3d10 आया हुआ है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4s1 में जा रहा है। अब चूंकि प्लस का मतलब होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खोया, तो 28 हो गया। अब 28 का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा आपका। और ये S1 4s1 का जो इलेक्ट्रॉन एक था वो गायब हो गया। अब इसका जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके D सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन करके, फिर यहाँ से हम जोड़ा बनाते हैं। तो 5 ऐसे हो गया, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। अब 3d10। अब देख रहे हैं ना कि प्रत्येक ऑर्बिटल पूरी तरह से ये भरा हुआ है, यानी कि कोई किसी में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं है। सब के सब जो ऑर्बिटल है तो है पेयर हैं, युग्मित है, इसमें कोई अनपेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, अर्थात इसमें जो सी वाला विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। और प्रश्न तीसरा देखिए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है इसमें। अब यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5O। तो इसमें नाभिक स्नेही पहले कहते किसे हैं, ऐसे स्पीसीज जिसमें जो है जिसके नाभिक में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो AlCl3 में Cl3 है। Cl के 3 एटम जो होते हैं ना, एल्युमिनियम के एक एक परमाणुओं से Cl के जो 3 परमाणु होते हैं, तो एल्युमिनियम के 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, क्लोरीन के जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा करके जब हम देखते हैं तो इसका 6 होता है, अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है इसका भी, और FeCl3 का भी। लेकिन यहाँ पर देखें डाई एथिल ईथर, इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन का धनी होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के रिच होते हैं, धनी होते हैं, वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 देखें। 4 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इसमें हम क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब K2 K का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इसमें सिंपली हम गुणा करते हैं तो K का +1 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। क्रोमियम का हमने मान लिया X है, अब चूंकि 2 लगा है तो 2X प्लस 7 गुणित इसका ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो +6 आ रहा है इसका आंसर।
अर्थात इसमें सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा +6। अब प्रश्न संख्या अगला देखिए इस पेपर का। प्रश्न 5वां देखिए लिखा है कि जब द्विगंशी क्वांटम संख्या एल की वैल्यू 0 हो तो कक्षक की आकृति कैसी होगी। देखिए जब द्विगंशी क्वांटम संख्या एल बराबर 0 होगा तो कक्षक की आकृति पूछ रहा है, तो जो एल की वैल्यू होती है 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग इसको किस क्रम में दिखाते हैं, यस पी डी एफ इस क्रम में दिखाते हैं। तो चूंकि एल की वैल्यू 0 है, 0 1 0 है, तो यस पी डी यानी कि यस कक्षक, एल की वैल्यू 0 माने यस कक्षक होगा। और जो यस कक्षक होता है उसकी आकृति हमेशा स्फीयर होती है, गोलाकार होती है। तो इसमें जो बी वाला विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6वां देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रॉपी क्या होती है। देखिए एंट्रॉपी क्या है, अव्यवस्था की माप को एंट्रॉपी कहते हैं, जैसे धुएं का फैलना, पानी का बढ़ना फैलना प्रसार होना, बर्फ का पिघलना फैलना। तो बर्फ पिघलता है तो एंट्रॉपी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे जो बी वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, प्रश्न अगला है 7वां, निम्न में ऋण विद्युती तत्वों के लक्षण का सही क्रम होगा। देखिए मोर स्ट्रांग, जो मोर ऋण विद्युती तत्व होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे जिनकी आकार जो होती है ना, हैलोजन फैमिली में, हैलोजन परिवार में आकार जितना छोटी होती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उनकी पावर ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है एज कंपेयर टू द अनदर एलिमेंट, और इसका आकार भी सबसे कम होता है। तो आई का आकार सबसे ज़्यादा होता है, वो लो ईएन वाली होती है। तो इन सब में जो पहला वाला विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न आगे देखिए, एथिलीन C2H2 अणु में है। जब एथिलीन की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बीच वाला सिग्मा होता है और बाकी ये पाई बॉन्ड होते हैं। तो टोटल यदि सिग्मा आप देख लीजिए, जो यहाँ से 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों की संख्या, एक ऊपर हो जाएगी एक नीचे हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अर्थात इसमें जो विकल्प है वो ए वाला विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या ये 9, अभिक्रिया H2 + I2 = 2HI के लिए Kc का मान होगा। अब यहाँ पर उसकी मात्रक जो Kc है ना, Kc की यूनिट दे रखा है। तो Kc की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, चूंकि Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HI इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सक्रिय द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जो 2 लगा है तो इसके पावर हम 2 लगा देंगे बटे H2 × I2। अब यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, चूंकि सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है। अब इसको घाते 2 लगा है, 2 लगा दीजिए, इसका मोल पर लीटर इंटू I2 का भी मोल पर लीटर। जब काट रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है आंसर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी विकल्प शामिल नहीं है, तो ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें, चूंकि 1 आ रहा है। अब 10वां देखिए, 2 पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण निर्भर करता है। तो यदि 2 पदार्थ मिलाए गए हैं एक दूसरे में तो इनका हम सेपरेशन अलग करेंगे, तो ये उसकी विलेयता पर डिपेंड कर रहा है कि दोनों जो पदार्थ होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में कैसी है। यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W/m होता है। तो W यानी कि जो भार है 1.7 दिया है, अमोनिया का जो मोलर मास होता है NH3 का 17 होता है। तो 1.7 में जब 17 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व तो इसमें कौन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमाइड है, आर्गन है, हीलियम है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, IE इज प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई साइज के होता है, यानी कि आकार के। तो परमाणु का जो आकार होगा, चूँकि हीलियम का सबसे छोटा होता है, Hi2 होता है, इसमें 2 होते हैं, तो हीलियम का सबसे छोटा होता है, यानी कि आकार जब छोटा हो जाएगा तो IE की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ए डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हीलियम का होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अष्टक अपूर्ण है। अब यहाँ पे ये जो बी वाला है राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये BCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं बोरान क्लोराइड का, बोरान ट्राइक्लोराइड का, तो इसमें देखिए क्लोरीन के एक एक परमाणु से जो है ना बोरान अपने एक एक इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा तो कर रहा है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 2 2 4 2 6, जबकि अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो है ना BCl3 का अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 मोर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसमें जो बी वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 देखिए। अब यहाँ पर दिया है, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है 14वां का। देखिए IUPAC नाम पूछा जा रहा है। नॉमेनक्लेचर हम उस साइड से करते हैं जिधर से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर राइट साइड से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर ओइक माने ओइक अम्ल यहाँ पर ज्वाइंट है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। कार्बन दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी इन लगा है। तो जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, पेंट है। तो पेंट 2 दूसरे पे इन लगा है, पेंट 2 इन 1 पहले स्थान पर ओइक अम्ल लगा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेंट 2 इन 1 ओइक अम्ल, पेंट 2 इन 1 ओइक अम्ल। तो इसमें जो विकल्प डी है आपका ये राइट हो जाएगा, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब प्रश्न क्या 15 देखिए। निम्न में एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन बराबर क्या होता है, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 यदि हम मिलाएंगे तो यानी कि कार्बन की संख्या यदि हमारे पास 3 होगी, तो हाइड्रोजन की संख्या 2n-2 यानी 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि C3H4 इसका आंसर होगा, C3H4, यानी कि बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। प्रश्न 16 देखिए। किस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 17 देखिए। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो वह यौगिक कौन सा होगा। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, और सभी ये जो कंपाउंड दिए गए हैं सभी में क्लोरीन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसमें जब हम पाएंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ये हम देखते हैं कि जो ClO2 निगेटिव है सी वाला, यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसमें जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं क्लोरीन का, तो मान लिया कि X है, प्लस क्या हो जाएगा 2 × -2, इसलिए कि ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण नंबर। तो 2 दूनी 4। अब चूंकि जितना निगेटिव उसके ऊपर चार्ज लगा है उतना बराबर हम करेंगे, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जो भी रहेगा बराबर में लिख दिया करेंगे। फिर इसको हम कैलकुलेट करके पाते हैं कि X की वैल्यू +3 आ रही है। तो इसमें जो ClO2 है वो आपका राइट हो जाएगा, ClO2 निगेटिव, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन उष्मा -90.4 किलो कैलोरी है, यह क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चूंकि निगेटिव में इसकी वैल्यू आ रही है। अब कोई वैल्यू निगेटिव में आती है तो ये समझिए इसका मतलब कि उसके अंदर से ऊर्जा अपने आप उष्मा क्रिएट हो रही है, उष्मा निकल रही है, ठीक है, वो ले नहीं रहा है उष्मा, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए 19वां का। 1.2 लीटर नाइट्रोजन का मानक तापदाब पर लगभग द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मानक तापदाब पर 22.4 लीटर N2 का जो टोटल भार होता है नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 ग्राम माना जाता है। तो 1 पर हम करेंगे, 22.4 लीटर पर 28 ग्राम होता है टोटल, तो 1 पर करेंगे तो 28/22.4 हो जाएगा। इसलिए जो वैल्यू दिया है 1.12 लीटर, तो इस पर निकालेंगे तो सिंपली उसमें हम गुणा करेंगे, 1.12 × 28/22.4 हो जाएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास आंसर आता है 1.4 ग्राम आता है, अर्थात इसमें सी वाला विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। एरोमेटिक यौगिक होते हैं। देखिए जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो चक्रीय यौगिक होते हैं, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए खंड ब वर्णनात्मक 50 अंक का प्रश्न है, टोटल 70 अंक का पूर्णांक था। तो ये वर्णनात्मक क्वेश्चन में दूसरा आइए देखते हैं। दूसरा पूछ रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम होता है, तो द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे हाँ एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदला जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि अभिकारक का संपूर्ण जो सक्रिय द्रव्यमान होता है रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न पूछा एंथैल्पी किसे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा का इसका क्या संबंध होता है। देखिए एंथैल्पी जो होती है ना, स्थिर दाब पर एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि डेल्टा ई होता है और दाब आयतन डेल्टा भी दोनों के योग के बराबर होता है।
इसमें डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी को डेल्टा एच से व्यक्त करता है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित का आईपीएससी नामनक्लेचर बताना है। पहला देखिए, पहला दिया है C3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब जो भी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसी भी साइड से जुड़े हैं हम नामनक्लेचर उसी कार्बन की तरफ से करेंगे। तो राइट साइड से आप नामनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ से गिनेंगे OH अटैच है 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट है। अब पहले स्थान पर OH लगा है और दूसरे कार्बन पर इन लगा है तो इसका नामनक्लेचर क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 in 1 आल। देखिए ब्यूट 2 in पहले स्थान पे आल लगा है तो 1 आल कर देंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो दूसरे स्थान पे मेथिल ग्रुप लगा है, क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल क्योंकि ओइक अम्ल लगा है यहाँ पे। और प्रश्न अगला देखिए, स्कैंडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान पूछ रहा है। स्कैंडियम जो होता है 21, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4s2 3d1 3d1 में जा रहा है, 3d1 में जा रहा है। इसका मतलब जब हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि पहले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अपर की साइड में है तो n की वैल्यू इसी को बोलते हैं 3d1 यानी कि n की वैल्यू 3 हो गया। l की वैल्यू क्या होती है n-1 पर निर्भर करती है, 1 - n-1 यानी 3 - 1 बराबर 2। तो m की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक होता है, -l से +l तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -2 होगा या तो फिर +2 तक होगा। और s की वैल्यू चूंकि अपर साइड में इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं तो +1/2 जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है। प्रश्न तीसरा है पूछा अफबाउ का नियम का व्याख्या करना। देखिए अफबाउ ने जो बताया था, उन्होंने बताया था कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है उपकोषों में, उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है 1s 2s 2p 3s 3p ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। अब प्रश्न संख्या ख का देखिए पूछा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उनके मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। अब इसमें जब मेथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही तो CO2 प्लस वाटर बना रहा है, जलवाष्प बना रहा है। तो इसमें अभिकारक जो है ना एक, इसकी अभिकारक की यहाँ पर मात्रा मेथेन में 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। और प्रोडक्ट में देखिए 1 और 2, यही क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। खा कहा देखिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे सोडियम प्लस होता है, अब सोडियम का 11 होता है, प्लस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम का टोटल परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 घटा देंगे तो 10 ही आएगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। फिर आगे बढ़ रहा है H2SO7 और H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो H2SO7 में सल्फर की निकालेंगे, मान रखेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 लगा है तो 2 गुणित 1 करेंगे, प्लस 2 गुणित सल्फर का x मान लीजिए, प्लस 7 गुणित ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0 करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो +6 आएगा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +4। अगला पूछा द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम की व्याख्या करना है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिरता पर किसी पदार्थ की जो अपक्रिया करने की दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। जैसे कोई भी अपक्रिया हम मान लेते हैं A + B = C + D है, तो अग्र अपक्रिया की जो दर होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर अपक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू दी A × B के हो जाएगा। ये सक्रिय द्रव्यमान को डिनोट करा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, RF बराबर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो KF और A × B के हो जाएगा, ये सक्रिय द्रव्यमान है। और इसी तरह से विपरीत अपक्रिया की दर RB = प्रोपोर्शनल टू दी C × D के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो दोनों को बराबर करके यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं KF/KB बराबर क्या हो जाएगा, इधर की राशि बटे इधर की राशि। अब चूंकि अग्र अपक्रिया और विपरीत अपक्रिया दोनों का जो अनुपात होता है इसको KC से व्यक्त करते हैं, जिसको साम्य स्थिरांक बोला जाता है।
प्रश्न देखिए 4 है, मार्कोनिक आपके नियम को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो जो मार्कोनिक आपका नियम होता है क्या होता है, जब हम किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन हाइलाइड का जो निगेटिव पार्ट होता है असममित एल्कीन में उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और असममित एल्कीन में जो हाइड्रोजन हाइलाइड का पॉजिटिव पार्ट होता है यानी हाइड्रोजन उस कार्बन के पास होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। अब इस केस में देख लीजिए, ये हाइड्रोजन हाइलाइड है, ये आपका निगेटिव पार्ट है और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट उस यहाँ पर जब भी जाएगा डबल बॉन्ड के आसपास ही जाएगा, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखिए कम है, और ये वाला पोर्शन H पॉजिटिव इसके पास आ रहा है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ये बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, CH3 CH, अब यहाँ पर Cl जाकर के अटैच हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, H2 था अब CH3 हो गया, जैसे ही H गया 2 क्लोरोप्रोपेन बना लिया। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी का क्या नियम है। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। फिर अगला प्रश्न, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड का जब बेंजीन से क्रिया कराते हैं तब हमारे पास एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बोलते हैं। जैसे इस केस में अब देखिए एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया ये बेंजीन से किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन परमाणु है ये रिप्लेस किया जा रहा है Br परमाणु के द्वारा, तो ये HBr निकल रहा है, ये एथिल बेंजीन प्राप्त हो गया हमें। अगला प्रश्न पूछा है, ब्रंस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा पूछ रहा है। तो देखिए अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो HCl की जब क्रिया हम अमोनिया से करा रहे हैं तो यहाँ पर HCl का H पॉजिटिव ये H+ के रूप में जा रहा है इसके अमोनिया के पास, तो ये प्रोटॉन ये डोनर है, प्रोटॉन डोनर माने अम्ल हो गया, और ये जो NH3 है H+ को लेकर के NH4 पॉजिटिव बना रहा है और यहाँ पर Cl नेगेटिव बना रहा है, तो इसको जो एक्सेप्टर है प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको हम क्षार बोलते हैं इस केस में। प्रश्न 5वां का अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कि पीएच को परिभाषित कीजिए, 0.003 मोलर HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए। देखिए हाइड्रोजन आयन की जो ऋण लॉगरिथम होती है उसको हम पीएच की तरह परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम को पीएच बोलते हैं। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है, ये इसकी फार्मूला होती है। इसमें क्या बोल रहा है कि 0.0033 मोलर HCl यानी HCl की सांद्रता यहाँ पर दे रखा है, HCl माने H पॉजिटिव की सांद्रता दे रखा है, तो इसकी पीएच वैल्यू इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। अब सिंपली इस फार्मूले में हम मान रखते हैं pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर 0.003 दिया है, इसमें हम मान रखते हैं ये माइनस होता ही है। अब इसको दो भाग में बढ़ाते हैं, log A इंटू बी बराबर क्या होता है, log A प्लस log B, इस रूप में डिवाइड करते हैं, -3 इधर आएगा, और ये जानते हैं बाहर ऋण लगा है तो ऋण का यहाँ पर अंतिम में पॉजिटिव हो जाएगा, चूँकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, जब कैलकुलेट करते हैं log 3 की वैल्यू 0.4710 होती है, इसका मान जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 2.529। अगला क्वेश्चन बता, देखिए प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव देखिए किसी भी सहसंयोजी अबंध वाले यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है ना, वो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु वाले से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होता है, तो जिसके कारण वहाँ पर एक ध्रुवीय बंध उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी गैसीय परमाणु के उसके बाह्यतम कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अभी बताया कि आयनन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/साइज के होता है, यानी कि आकार जब बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, आकार जो कम होगा तो आयनन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, किसी भी यौगिक के एक परमाणु द्वारा जो सहसंयोजी बंध बनाए रखता है, तो उस यौगिक में सहसंयोजी अबंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम साझा कर रहे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी एक परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते चले जाते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। अगला देखिए पूछा, N2+3H2 बराबर 2NH3 के लिए Kc का मान स्थापित करना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि N2+3H2 ये रिएक्टेंट का साइड है, प्रोडक्ट का साइड है। अगर अपक्रिया की दर जो है ना इसके समानुपाती होगा N2 इंटू
सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है अगर अपक्रिया दर इज प्रोपोर्शनल टू दी N2 इंटू H2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 3 लगा है तो यहाँ पर थ्राइस लगा देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल हटा करके KF कर देंगे और इसी प्रकार से विपरीत अपक्रिया की दर जो KB होती है, KB बराबर RB बराबर KB इंटू NH3 पूरे का ट्वाइस हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2 लगा है ना, 2 लगा देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 चूंकि हम लोग जानते हैं कि साम्य की स्थिति में अगर अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर होती है, जैसे ही हम दोनों को बराबर करते हैं तो इसको हम KF बटे KB लिख सकते हैं। जो KB यहाँ पर है यहाँ लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इधर की राशि बटे ये। अब ठीक है, अब चूंकि अग्र अपक्रिया विपरीत अपक्रिया के दोनों के अनुपात को हम साम्य स्थिरांक KC से व्यक्त करते हैं, ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि संकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उल्लेख कीजिए। तो संकरण क्या होता है? किसी भी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो मिल करके समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए परमाणु ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण जो होता है ना, ये sp संकरण होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। sp में एक s और एक p मिल करके sp संकरण का निर्माण करता है, 2 कक्षक का निर्माण करता है। sp2 में क्या होता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल मिल करके sp2 संकरण बनाते हैं, जबकि sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि अनुनाद के उदाहरण से स्पष्ट करिए। अनुनाद क्या है? देखिए, जब किसी रासायनिक यौगिक के गुणों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक संरचना के रूप में उसको व्यक्त किया जाए, कोई भी रासायनिक यौगिक होती है तो उसको 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर के रूप में हम दिखा करके व्यक्त करें तो इस प्रकार की जो घटना होती है अनुनाद कहलाती है। जैसे बेंजीन के केस में या ओजोन के केस में ये हम देख पाते हैं। और अनुनाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से जब हटते हैं तो इस साइड पर आते हैं और इस साइड वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं और ये वाले अटैक, ये यानी कि एक चक्रण करते हैं। प्रश्न देखिए 7वां पूछा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या करिए। अब जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वही ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको E बराबर mc² के अनुसार एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और जब किसी निकाय की बात आएगी तो किसी निकाय में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है डेल्टा E बराबर क्या होता है, फाइनली ऊर्जा E2 माइनस E1 हम कर देते हैं। और यदि आंतरिक ऊष्मा Q हो तो आंतरिक ऊष्मा Q को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? Q बराबर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस निकाय द्वारा किया गया कार्य। निकाय द्वारा किए गए कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं। तो अब चूंकि कार्य किया गया होता है इसीलिए इसको हम लोग माइनस में रखते हैं। तो आंतरिक ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस W हो जाएगा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E बराबर क्या होगा, Q प्लस W हो जाएगा। अब यदि इसमें डेल्टा E बराबर डेल्टा V से हम डेल्टा U से यूनिवर्सल एनर्जी बराबर दोनों बराबर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो ये जो फार्मूला होता है यहाँ पर डेल्टा E या डेल्टा U हम लिख सकते हैं, Q प्लस W हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि E1 और E2 यानी कि प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति, लास्ट स्थिति, दोनों में एनर्जी को हम बराबर मान लें, 0 मान लें, तो Q प्लस W की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेल्टा E यानी डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर माइनस W। अर्थात ये होगा कि निकाय द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा होती है उसके किए गए कार्य के बराबर होती है। अब प्रश्न संख्या 7वां ख देखिए, I2 प्लस HNO3 बराबर NO2 प्लस HiO3। इसको ऑक्सीडेशन संख्या विधि से क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको संतुलित करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करने के लिए 2 अर्ध समीकरण में हम बांटेंगे, अर्ध समीकरण 1 और अर्ध समीकरण 2। सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लिया जाएगा। देखिए, जो मुक्त अवस्था में होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, प्लस इसमें H का H प्लस 1 होता है। नाइट्रोजन का हम जो निकालेंगे प्लस 5 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा। तो इसके आधार पर हम ये पा रहे हैं कि जो I2 होता है 0 से यहाँ पे जो H यहाँ पे देख रहे हैं ना, HiO3, इसमें I की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 हो रही है। बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण होता है। अब इसमें जो है ना दूसरे केस में HNO3 में नाइट्रोजन प्लस 5 से प्लस 4 की तरफ आ रहा है। घटने का मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में चूंकि यहाँ पे देखिए 2 का ऑलरेडी हमें गुणा करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर I2 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो I की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यानी कि I की जो टोटल ऑक्सीकरण संख्या होगी 2 पंचे 10 ऐसे गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे
आई की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में +10 की अधिकता हो रही है, यानी वृद्धि हो रही। पहले 0 से 2 पंचे 10 जा रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है कि +5 से 4 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में 1 की कमी होती है। तो जो कमी और अधिकता होती है इसके गुणांकों का, इसका इसमें और इसका इसमें आपस में यहाँ पर सिर्फ गुणा करके जोड़ देते हैं। देखिए वही हमने किया, 10 का जो है ना, ये 10 का इसमें समीकरण 2 में गुणा होगा और 1 का समीकरण 1 में करके इसको बस जोड़ दिया जा रहा है, बस सिंपल सा। जोड़ने के बाद लास्ट में ऑक्सीजन इत्यादि को, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर H2O हमने उतना ही लगाया है। अथवा हम देखिए या ओजोनी अपघटन और बहुलीकरण को समझाना है, इसको आप देख लीजिए। ओजोनी अपघटन में क्या होता है, एल्कीन की अभिक्रिया जब ओजोन से कराई जाती है और जिंक की उपस्थिति में, जिंक और जल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो वहाँ पे एक एल्डिहाइड हमारे प्राप्त होता है, एल्डिहाइड बनता है। देख रहे हैं यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन हमने लिया, O3 से क्रिया कराया, यहाँ पर जो बांड होता है यहाँ पे ये बांड इजली ये टूटते हैं। तो ये जो O3 है एक यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से इधर डिवाइड हो रहे हैं, कट रहे हैं। अब जिंक क्या होता है, इस ऑक्सीजन के साथ ZNO के रूप में निकल जाता है। बाकी ये जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है HCHO, यहाँ भी HCHO, इसको डबल लिख सकते हैं, डबल HCHO, ये हमारा ओजोनी अपघटन होता है। और दूसरा पूछा बहुलीकरण, तो बहुलीकरण वह क्रिया होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में एथीन या एल्कीन के जो अणु होते हैं उच्च ताप तथा दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयुक्त होकर के उच्च अणुभार वाले बड़े अणु बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। जैसे एथिलीन के केस में होता है, एथिलीन का जब उत्प्रेरक और उच्च ताप दाब की परिस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पॉलीथीन बनता है, ये हमारा बहुलीकरण कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, एल्काइन निर्माण की किसी एक विधि का वर्णन करिए। तो एल्काइन में जैसे हम लोग एसिटिलीन का निर्माण करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है एल्काइन प्राप्त हो जाता है। देखिए वाटर 2H2O लिया गया, अब कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CaOH2 बन जाएगा, प्लस हमारे पास C2 और यहाँ का एक H2 बचा है, एल्काइन हमें प्राप्त हो गया एथाइन। सो थैंक्स।